आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टैक्सी ड्राइवर जो कि रांची के रहने वाले थे। वो अपने कस्टमर को लेके उड़ीसा के एक छोटे शहर पहुंचते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही हॉरर स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। दीपक बताते हैं गाइस, उन्होंने कभी भी उड़ीसा ट्रेवल नहीं किया, उड़ीसा के कल्चर को कभी नहीं देखा। मालिक का जब कॉल आया, मालिक ने बोला भाई दीपक, एक उड़ीसा का ट्रिप मिला है, 9-10 दिन का, जाना है तुमको। तो दीपक पूरी तरह से खुश हो गया क्योंकि उसको उड़ीसा का कल्चर देखना था, वहाँ का संस्कृति। मालिक ने बोला कस्टमर ने आधा पेमेंट कर दिया तो तुमको कल या परसों तरफ निकलना है। वहाँ कस्टमर के बेटे का एंगेजमेंट है। वहाँ 3-4 दिन रुकने के बाद वहाँ से फिर बालासोर जाना है। बालासोर में 3-4 दिन रुकने के बाद 5वें दिन झारखंड लौटना वापस। दीपक ने हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल दिया ठीक है सर। दीपक तो पूरी तरह से खुश था। रात के 9 बजे करीब दीपक कस्टमर को लेके उड़ीसा के लिए निकल जाता है। करीब 500 किलोमीटर को 10 घंटे में कवर करने के बाद ये लोग सुबह 9 बजे भुवनेश्वर पहुंचते हैं। जो कस्टमर था उनका नाम रोहित जी, उन्होंने पूरी तरह से होटल वगैरह बुक करके रखा था और साथ में दीपक के लिए भी एक कमरा बुक कर दिया था। 4-5 दिन रहते ही दीपक ने पूरी तरह से उड़ीसा भुवनेश्वर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद ये लोग रेडी थे बालासोर जाने के लिए। भुवनेश्वर से बालासोर जाने की दूरी मात्र 3 घंटे की थी। अच्छा, बालासोर में रोहित जी के रिलेटिव रहते थे और इनको उनके पास ही जाना था। और अब जो उनके रिलेटिव का छोटा सा घर ही था, तो रोहित जी ने पहले से ही कॉल कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं तो हमारे लिए एक होटल वगैरह या कमरे वगैरह बुक करके रख दीजिएगा। और हम लोग टोटल 5 जन हैं। उनके रिलेटिव ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कमरे का इंतजाम हो जाएगा। ये लोग रात को 10 बजे करीब भुवनेश्वर से बालासोर जाने के लिए निकलते। करीब 3 घंटा ड्राइव करने के बाद ये लोग रात के 2 बजे पहुंचते बालासोर। रोहित जी पहली बार उनके रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं। बालासोर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत बार कॉल किया कि कहाँ पर आना, एड्रेस वगैरह सब, पर 10-15 मिनट तो उनके रिलेटिव ने कॉल नहीं उठाया। करीब 10-15 बार कॉल कर दिए रहेंगे रोहित जी, फिर भी उसके रिलेटिव ने कॉल पिकअप नहीं किया। ये लोग तो भाई बहुत परेशान हो गए रहेंगे, ये तो कॉल नहीं उठा रहा, इस टाइम कहाँ जाएं हम लोग। फिर उसके जस्ट 15 या 20 मिनट के बाद उनके रिलेटिव का कॉल आया। रिलेटिव ने बोला सॉरी, इतनी रात हो चुकी है, और फ़ोन भी साइलेंट में था। फिर रिलेटिव ने उनको पूरी तरह से एड्रेस बताया, यहाँ से होके आना है। पर यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम था, उनके रिलेटिव ने सिर्फ 4 कमरे बुक किए थे, दीपक के लिए कोई कमरा बुक नहीं किया गया था। ये देख के रोहित जी पूरी तरह से चिढ़ गए, ये अभी कहाँ जाएगा इतनी रात को। दीपक तुम आ जाओ, हमारे साथ एडजस्ट करके सो जाएगा। दीपक को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था उनके साथ सोने के लिए। दीपक ने मना कर दिया, आप लोग सो रुक जाइए, मैं अपने गाड़ी में सो जाऊंगा, बोल के वो मना कर दिया। रोहित जी ने बोला ठीक है, मैनेज कर लो, कोई दिक्कत होगा तो कॉल कर लेना। ये बोल के रोहित जी अपने रिलेटिव के साथ होटल चले गए। यहाँ दीपक ने बोल तो दिया कि सर आप लोग चल जाइए, मैं अपने गाड़ी में सो जाऊंगा, पर यहाँ 4 दिन रुकना था। 4 दिन थोड़ी ना गाड़ी में सोता वो। इसने सोचा कोई सस्ता जुगाड़ निकाला जाए, तो यहाँ दीपक अपनी गाड़ी स्टार्ट की और धीरे बालासोर की गलियों में ड्राइव करने लगा। ये ढूंढ रहा था कि कोई सस्ता रूम इसे बजट में मिल जाए। रात के करीब 2 बज चुके थे और अभी इस टाइम पे उसको कहाँ रूम मिलता। 1-2 जगह लॉज में जाके पूछा, पर लॉज का रेट इतनी ज़्यादा था, 1500-2000 तक बोल दिया पर नाइट का। दीपक को यहाँ 4 दिन रुकना था, थोड़ी ना वो 6000 खर्च करता, और दीपक को बजट की भी प्रॉब्लम थी। इसने सोचा और एक गली का राउंड मार के आते, अगर नहीं मिला तो आज की रात गाड़ी में ही सो जाऊंगा। ये सोच के दीपक ने गाड़ी आगे बढ़ाई। के साइड पर एक स्कूल दिखाई दिए और स्कूल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसकी उम्र वो लगभग 18 से 19 साल, जो कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। दीपक ने सोचा चल के उससे पूछते हैं, 100-200 मान गया तो दीपक जाता उस बच्चे के पास गाड़ी लेके, भाई मेरे को आज यहाँ ठहरने के लिए मिल जाएगा क्या? बोलता कुछ जुगाड़ हो जाएगा क्या? फिर लड़का तो पहले मना कर देता, नहीं नहीं यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर जाइए, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर आपको रेस्टरूम वगैरह और बहुत कुछ सुविधा मिल सकती है। अपनी गाड़ी स्टार्ट करता और पेट्रोल पंप की तरफ चला जाता, जो कि वो लड़के ने बताया था उसे। तो दीपक पेट्रोल पंप पहुंचा। वो जगह में लॉज जैसे कुछ था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और रेस्टरूम वगैरह ये सब बंद था। दीपक ये देख के फिर स्कूल के पास पहुंचा। दीपक ने उस बच्चे से कहा, उस पेट्रोल पंप पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, प्लीज कुछ पैसे लेके मेरे को यहाँ ठहरने के लिए जगह दे दो।
दीपक ने यह बोलते साथ ही अपने पॉकेट से 500 रुपये का नोट निकाला और उस बच्चे के हाथ में थमा दिया। 500 का नोट देख के उस बच्चे के आंखों में रोशनी छा गई। उसने कहा, ठीक है, अंदर जाके एक क्लासरूम पड़ा है जो कि खाली है। आपका जो चादर वगैरह जो भी लाए हैं अपने साथ बिछा के सो जाइए आज की रात। फिर उसने कहा, अगर आपको यहाँ 3-4 दिन रुकना है तो आप सिर्फ रात ही को ही रुक सकते हैं, सुबह होते साथ ही आप यहाँ से निकल जाइएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर बच्चे पढ़ने उड़ने आते होंगे, यहाँ के टीचर ये सब, तो थोड़ी ना वो दिन को भी रुक सकता है। दीपक ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी दिन को मेरे को एक्सप्लोर करना है, रात को आके यहाँ पर सो जाऊंगा। दीपक बहुत खुश, वो अपना चादर लेके क्लासरूम के अंदर चल जाता। और लड़के ने यह भी बताया था कि सिर्फ एक दिक्कत है, तुमको अगर टॉयलेट करना है तो क्लासरूम से थोड़ा दूर, मतलब 100 या 150 मीटर की दूरी में जाके करना होगा, स्कूल के सामने नहीं। दीपक ने बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दीपक क्लासरूम के अंदर पहुंचता है। दीपक जब देखता है वहां पर ना कि चेयर है, ना कि टेबल है, और ना ही एक ब्लैक बोर्ड, वहां पर पूरा खाली, पूरा सन्नाटा है। वो अभी दीपक अपना चादर वगैरह बिछा के लेट जाता। गाड़ी चला चला के पूरा ही थक गया था, तो इसे जल्दी ही नींद आ गई। दीपक को लेटे हुए कुछ आधा ही घंटा हुआ था कि गाइस किसी के सुबह सुबह रोने की आवाज सुनाई देती, जिसके वजह से दीपक की नींद खुल गई। इसने अपना मोबाइल देखा तो करीब 3:15 बज रहे थे। दीपक अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करता और जिस तरफ आवाज हो रहा था उसी तरफ ही पॉइंट आउट करता, जिस तरफ से रोने की आवाज आ रही थी। दीपक अपना टॉर्च उस तरफ घुमाया, पर देखता वो जगह में कोई नहीं था। दीपक को लगा शायद गाड़ी चला चला के थके हुए ज्यादा ही, जिसकी वजह से मेरे को गलतफहमी हो रही। ऐसा सोच के दीपक अपना मोबाइल का टॉर्च बंद करके फिर से सोने के लिए चला जाता। दीपक अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी उसे, और फिर से उसे वही रोने की आवाज सुनाई देती, और वही कोने से। और इस बार ना वो आदमी रोने के साथ साथ ना कुछ बोल रहा था। दीपक बताते हैं वो आदमी रोते रोते बोल रहा था कि मुझे घर जाना है, मेरे को घर लेके चलो, मेरे को कैसे भी घर लेके चलो, मेरे को मेरे बेटे से मिलना है, प्लीज प्लीज मुझे घर लेके चलो। जैसे ही ये आवाज दीपक के कानों में सुनाई दी, वैसे ही दीपक ने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और उस कोने की तरफ पॉइंट आउट किया। तो इसने इस बार पाया कि उस कोने में कोई आदमी सिर झुका के बैठा हुआ था। कोई 8-9 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है और बहुत ही सुबह सुबह के रो रहा। बार बार दीपक से ये रिक्वेस्ट करा कि प्लीज मेरे को मेरे बेटे के पास लेके चलो। दीपक ने दूर से ही उससे पूछा, कौन हो तुम, इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस आदमी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो बिना रुके सिर्फ रोए ही जा रहा था। दीपक को यहाँ पर ज्यादा शक नहीं होता। वो उठ के उस आदमी के पास पहुंचा। उठ के फिर से इसने पूछा, भाई कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो, और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब दी नहीं। फिर पता नहीं दीपक के दिमाग में क्या आया, उसने अपना हाथ उस आदमी के कंधे में रखने के लिए जाता, पर हाथ पहुंचने से पहले ही वो आदमी ऐसे मुंडी उठा के दीपक की तरफ देखने लगा। वो दीपक ने उस आदमी के चेहरा देखा ना गाइस, दीपक के पैर के नीचे जमीन खिसक गई। मतलब लिटरली बोल रहे, उसका आंख पूरा काला, मतलब ये जो हम लोग के अंदर में ये जो आइज होता है ना, आइज ही नहीं, पूरा ब्लैंक खाली था पूरा। दीपक बताते गाइस, उस आदमी का ना आंख के जगह होलो था, और वो आदमी ना रोते हुए ये बोल रहा कि प्लीज मेरे को मेरे बेटे के पास लेके चलो। जब ये बात दीपक के कानों में सुनाई देना गाइस, दीपक चिल्लाते हुए उस क्लासरूम से दौड़ के बाहर निकल गया। दीपक की चीख इतनी ज्यादा थी ना गाइस, सिक्योरिटी गार्ड वाला लड़का इसकी तरफ भाग के जाता। दीपक ने बोला अंदर कोई बैठा हुआ है। बहुत अजीब सी शक्ल थी उसकी। ये सिक्योरिटी गार्ड और दीपक दोनों फिर से उस क्लासरूम में जाते हैं, पर गाइस वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस लड़के ने बोला कि शायद आपका गलतफहमी हो सकता है, आप बहुत थके हुए हैं, आप थोड़ा देर रेस्ट कीजिए, आपके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। फिर उस लड़के ने थोड़ा देर उस दीपक के साथ बैठा हुआ था उसके साथ। इस बार जब वो स्कूल के सामने पहुंचा तो स्कूल के गेट के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। दीपक को लगा शायद खाना वाना खाने गया हो सकता है। करीब 7:15 बज रहे थे। दीपक अपना जितना भी बिस्तर वगैरह था उसको लेके वो क्लासरूम के अंदर चल जाता, और ठीक बिस्तर अपना जो था बिछा के सोता था, वो सब बिछा के ठीक लेटने ही वाला था,
तब दीपक का कस्टमर का फ़ोन आया, रोहित जी का। रोहित जी ने बोला कि भाई कुछ प्लानिंग चेंजिंग हो गई है, तो हमें 2 दिन बाद जाने का था, पर हमको कल ही निकलना है। दीपक ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ये सब सुन के दीपक पूरी तरह खुश हो गया। चलो इस जगह से मुक्ति मिली, और ये इतना टेंशन भरा गाड़ी इधर उधर रखने का, ये सोच के दीपक ने एक छोटी पार्टी करने का सोचा, मतलब छोटा पार्टी करने का सोचा। तो वो जाता मार्केट, एक बियर और चखने का इंतज़ाम करके लाता। बियर और चखने के साथ उसी क्लासरूम में बैठकर ज़मीन पे अपना जो पार्टी वगैरह स्टार्ट की। ड्रिंक करते करते लगभग रात के 11 बज गए। तो दीपक अपना जो बिस्तर बिछाया था तो चले गया वो लेटने के लिए। अभी दीपक को लेटे कोई आधे ही घंटे हुए थे। दीपक बताते गए कि मेरे को ना कोई अजीब बदबू आने लगी किसी चीज की। दीपक को लग रहा था गैस उसके बाजू में ही कोई चीज गंदी बास मार रही थी, बहुत गंदे तरीके से। इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी ना। दीपक की नींद खुली और तब वो पाया कि उसके चारों तरफ क्लासरूम में लाशें बिछी हुई है। भाई साहब, कोई 100-150 डेड बॉडीज उस क्लासरूम में पड़ी हुई थी। इसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। इसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। इसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यार क्या हो रहा मेरे साथ, मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। डर के मारे दीपक के पूरे शरीर में गूज़बम्प आ चुके थे। सारा नशा दीपक का उतर चुका था। दीपक बस यही सोच रहा था कि कैसे करके भी वो इस क्लासरूम से बाहर निकल जाए। अपना जो चादर वादर था ना वो लपेट के वो बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता कि तभी किसी ने इसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। हाथ पकड़ के दीपक को किसी ने पीछे फेंक दिया। वो मंजर इतना डरावना था ना। जब दीपक गिरा ना तब इसे पता चला ये अभी एक लाश के ढेर पर लेटा हुआ है। चारों ओर डेड बॉडीज पड़े हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है। और ये ना दीपक के लिए बहुत ही भयानक मंजर था। इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के दौड़े क्लासरूम के बाहर। दीपक लेटे ही हुए थे कि वो बियर का बोतल उठा के किसी ने पीछे से सिर पे मार दिया। बियर का बोतल से चोट लगने की वजह से दीपक वहीं बेहोश हो जाता। जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेटे हुए थे और बाजू में वही सिक्योरिटी गार्ड वाला लड़का था। दीपक ने उस लड़के को पूरी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंस किया। वो सुन के वो लड़का बड़ी जो दीपक को डांटा। उस लड़के ने दीपक से बोला, तुमको पता है, तुमको कौन बोला वो जगह बियर पीने को? तुमको पता है वो जगह पर क्या हुआ था? कुछ आइडिया भी है? दीपक बोलता, नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं। फिर उस लड़के ने दीपक को बात बताई। इस स्कूल में तुम रात को रुके थे, उस स्कूल का नाम पता है? वहाँ पर क्या हुआ था पता है? गाइस, स्कूल का नाम है बहानागा हाई स्कूल। गाइस, आप सबको याद होगा उड़ीसा में 2 जून 2023 में बालासोर के अंदर 3-4 ट्रेन आपस में आके भिड़ गई थी, जिसके वजह से वहाँ पर 500 लोग मरे थे और उससे कई ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। घायलों की ये संख्या इतनी ज़्यादा थी कि बालासोर के सभी हॉस्पिटल में एडमिट कराते कराते बेड पूरी तरह से फुल हो चुका था और जो डेड बॉडीज थे उनको रखने का जगह बिल्कुल नहीं बची थी। फिर उन डेड बॉडीज़ को उठा के उसी स्कूल में रखा गया था जो स्कूल में दीपक एक रात मतलब 2 रात गुजारा था। डेड बॉडी सबको उसी स्कूल में रखा गया था कि जब तक इनकी पहचान ना हो जाए, मतलब किसी किसी का सर नहीं, किसी किसी का हाथ पैर गायब था। मतलब पहचान करने में इतनी मुश्किल हो रही थी कि किसकी बॉडी है। तो कुछ टाइम के लिए इसी बहानगा हाई स्कूल में उन डेड बॉडी सबको रखा गया था जब तक कि पहचान ना हो जाए। दीपक सोया था उसी कमरे में। घटना के बाद से उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में अलग ही एंटिटी फैल रही थी। मतलब किसी किसी को तबीयत खराब हो जाता है, बहुत किसी को अलग ही मंजर था। तो वहाँ का सरकार ने उस स्कूल को बैन कर दिया। फिर अभी वही जगह पे ही एक नया स्कूल बन रहा है। इस वीडियो को वहीं पर ही एंड करते। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, अगर आपके साथ भी ऐसी हॉरर एक्टिविटी हुआ तो गाइस मेरे दिए गए इंस्टाग्राम और मेल आईडी पे सेंड कीजिए। मैं आपके स्टोरी को शेयर करूँगा अपने चैनल पे। तो मिलते हैं गाइस।